एसबीएन गुरुकुल स्टडी जोन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बच्चों पढ़ेंगे बहुपद पॉलिनोमियल्स। बहुपद पॉलिनोमियल्स पढ़ने से पहले हमें बहुपद के बारे में थोड़ा समझ लेना चाहिए, तब हम कक्षा 10 चैप्टर नंबर 2 से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं उसको हल करेंगे। सबसे पहले बहुपद होता क्या है इसको हम समझते हैं। बहुपद दो शब्दों से मिलकर बना है, बहु धन पद। इंग्लिश में भी अगर तोड़े तो पॉली धन नॉमियल। बहु मतलब होता है बहुत और पद मतलब होता है टर्म्स, इंग्लिश में टर्म्स बोलते हैं। तो ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद हो, एक पद को भी बहुपद की श्रेणी में रखा जाता है, तो इसको कहेंगे एक या एक से अधिक पद हो। पहला कंडीशन है कि ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें एक से अधिक पद हो तो वो बहुपद कहलाएगा। दूसरा कंडीशन है कि जो बहुपद में चर राशियां हैं उनके घात पूर्ण संख्याएं हों और धनात्मक हो। इतना कंडीशन अगर फॉलो कर रहा है कोई भी बीजगणितीय व्यंजक तो वो बहुपद की श्रेणी में आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हमने लिखा 3x² + 5x + 6 + 2। यहां पर 1 2 3 पद है। पदों को हम प्लस और माइनस चिन्ह से अलग करके देखेंगे, अर्थात जहां प्लस लगा होगा या माइनस लगा होगा वही पदों को अलग करने का सिंबल होगा। जैसे यहाँ प्लस लगा है, इसके पहले जो है वो पूरा एक पद है, इन दोनों प्लस के बीच में जो है वो एक पद है, इस प्लस के बाद जो है वो एक पद है। अगर माइनस कहीं होता तो उसको भी एक पद हम मानते हैं। एक एग्जाम्पल माइनस वाला भी लिख लेते हैं, जैसे 8 या खाली t² + 6x 6t माइनस ठीक है। यहाँ एक हमने बहुपद लिखा t² 3t - 10, 3t² + 3t - 10। तो यहाँ t² एक पद है, 3t एक पद है, 10 एक पद है। अब यहां देखेंगे कि ये बहुपद की श्रेणी में आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि एक या एक से अधिक पद है, तीन तीन पद है दोनों में। दूसरा कंडीशन, जो हमारा चर राशि है, जैसे इसमें यक्स हमारा चर राशि है, इसमें टी हमारा है, इसकी जो घात है वो पहली बात तो धनात्मक है और दूसरी पूर्ण संख्याएं हैं। पूर्ण संख्या है, यानी यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, 0 होता तब भी चलता, जैसे यहाँ कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ क्या है, x की पावर 0 है, यहाँ t पे पावर 0 है। तो ये जो है यहाँ पूर्ण संख्याओं के रूप में हमारा जो घात है वो है, इसलिए ये जो है ये बीजगणितीय व्यंजक बहुपद के सारे कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए बहुपद की श्रेणी में आते हैं। अब मान लिया कहीं लिखा है 5t पर पावर -6 + 7t पर पावर 4 + 8, इस टाइप से, तो ये हमारा बहुपद की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ जो t की घात है वो ऋणात्मक हो गई। या कहीं लिख दिया गया है 1/t + 5t² + 6, ये भी बहुपद की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि ये जो t है ये बटे में है 1/t, तो यहाँ जो बटे में इसका मतलब इसके ऊपर 1 की घात है, इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये t पर पावर -1 हो जाएगा, इसलिए ये ऋणात्मक घात हो जाएगी, ये भी नहीं होगा। या कहीं लिखा है m पे पावर 1/2 m² + 5m पे पावर 1/2 + 2, ये भी ये बहुपद की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि m पे पावर यहाँ 1/2 आ गया। 1/2 को हम अंडर रूट से भी डिनोट करते हैं, यानी 5√m अगर लिखा है, या 1/2 2/3, मतलब कि पूर्ण संख्या नहीं है बल्कि भिन्न के रूप में है जो घात है, तो उसको हम बहुपद की श्रेणी में नहीं रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं कि बहुपद जो है ये कौन कौन से भाग होते हैं। जैसे हमने यहाँ आपको एक एग्जांपल दिया 5s² + 8s + 3। अब यहां इसमें क्या क्या आया, तो पहले नंबर पर तो चर राशि, बहुपद का एक भाग क्या होगा, चर राशि। दूसरा भाग होगा चर राशि हो गया, दूसरा होगा स्थिर पद। स्थिर पद जैसे इसमें यश जो है हमारा वो चर राशि है, दो से बड़ी घात का भी बहुपद हो सकता है, जैसे 9m³ + 5m² + 7m + 2। तो यहाँ तो ये यम है, ये हमारा चर राशि है। दूसरा स्थिर पद, स्थिर का पद का मतलब जो हमारा बिना किसी चर राशि के लिखा गया पद है उसको हम स्थिर पद कहते हैं। ये बहुपद के भाग हैं, बहुपद के भाग। तीसरा है पद, यानी बहुपद में डिफरेंट डिफरेंट
एक या एक से अधिक पद होंगे, जैसे यहाँ पर एक दो तीन पद है, यहाँ एक दो तीन चार पद है, ऐसे बहुपद के जो है डिफरेंट डिफरेंट पद होते हैं। इसके बाद फिर अगला है उसके बाद एक आता है गुणांक, यानी चर राशियों के गुणांक। जैसे यहाँ चर राशि हमारा यस स्क्वायर है तो इसका ये गुणांक 5 है, यहाँ यस है इसका गुणांक 8 है, इस तरह से यहाँ एम क्यूब है तो उसका गुणांक 9 है, एम स्क्वायर है यहाँ गुणांक 5 है। अगर कहीं लिखा होता जैसे 8x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस माइनस 7, अब यहाँ जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक 8, एक्स का गुणांक +1 हो जाएगा, यहाँ कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब यहाँ गुणांक क्या है 1 हो जाएगा। तो ये 4 बहुपद के भाग होते हैं। अब बहुपद होते कितने प्रकार के ये भी देख लेते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। बहुपद का क्लासिफिकेशन 2 आधार पर किया जाता है, एक होता है पदों के आधार पर और दूसरा होता है घात के आधार पर। पदों के आधार पर एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, चतुष्पदी, बहुपदी, यानी कि ये पदों के आधार पर हो गया। इसके बाद फिर हम बहुपद लिख देते हैं, ठीक है ना। एक पदी के उदाहरण जैसे 5x कहीं लिखा है या 3x स्क्वायर लिखा है ओनली, या 3x स्क्वायर, ये अलग अलग है दोनों। ये बहुत एक पद, केवल एक ही पद है तो इसलिए एक पदी हो जाएगा। दो पदी जैसे 5x + 2 या 3x स्क्वायर + 9, ये द्विपदी है। त्रिपदी या 5x स्क्वायर + 2x + 3, या इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। बहुपदी इससे भी ज्यादा हो तो बहुपद की श्रेणी में तो ये सब भी आएंगे, लेकिन अब सबको अलग अलग हम लिखना तो संभव है ना कि एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, चतुर्पदी, पंचपदी, तो इसलिए बहुपद लिख देते हैं। बहुपद एक से लेकर जितने भी पद होते हैं सब बहुपद के श्रेणी में आएंगे। घात के आधार पर पहला होता है शून्य घात, शून्य घात का बहुपद, जैसे कहीं लिखा है ओनली 7, तो इसका मतलब कि यहाँ कोई चर राशि नहीं है, तो हमने अपनी तरफ से इस चर राशि में जोड़ दिया x की पावर 0, और किसी भी संख्या हो अथवा कोई भी चर राशि हो उस पर अगर 0 की घात होगी तो उसका मतलब 1 हो जाता है, यहाँ 7 का वैल्यू बदलेगा भी नहीं। तो ऐसे बहुपद को हम शून्य घात का बहुपद कहते हैं। इसको स्थिर बहुपद के नाम से भी जाना जाता है, स्थिर बहुपद के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा एक घात का बहुपद, एक घात का बहुपद जैसे 7x, अर्थात यहाँ या 90, जो चर है उस पर जो घात है वो 1 है, इसलिए इसे एक घात का बहुपद कहा जाता है। इसको इस तरह से भी लिखते हैं 7x + 5 2m + 3। तो यहाँ भले दो पद है लेकिन जो हमारा चर राशि है उसकी सबसे बड़ी घात कितनी है, एक ही है। तो ऐसे व्यंजकों को हम एक घात का बहुपद कहते हैं। दूसरी बात ध्यान देना है कि इसे हम रैखिक बहुपद के भी नाम से जानते हैं, रैखिक बहुपद के नाम से भी जानते हैं इसको हम। तीसरा है द्विघातीय बहुपद, अर्थात जिसमें चर राशि की सबसे बड़ी घात जो है वो 2, जैसे 7x स्क्वायर + 5x + 3, इसमें जो हमारा चर है वो x है और उसकी सबसे बड़ी घात 2 है, तो ये द्विघात बहुपद होगा। इसके अलावा 3t स्क्वायर + 5, यहाँ दो ही पद भले ही है लेकिन जो हमारा चर है उसकी सबसे बड़ी घात 2 है, इसलिए द्विघात बहुपद इस श्रेणी में आएगा। इसी तरह से त्रिघात, चतुष्घात, पंचघात चलता रहता है। आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज और समझ लेते हैं, तब सवाल पे आते हैं, क्योंकि इस सवाल में हमको शून्य की जरूरत पड़ी। शून्य क्या होता है? जैसे कहीं लिखा 5x स्क्वायर + 3x - 2, अब शून्य का मतलब होता है कि जो हमारा बहुपद है उसमें जो चर राशि है उस चर राशि की वह वैल्यू जिस पर इस पूरे बहुपद का वैल्यू 0 हो जाए, वही हमारा शून्य होता है। जैसे x का कुछ भी मान हमने रखा और अगर इसकी वैल्यू 0 हो गई तो वही हमारा शून्य कहलाएगा, ठीक है। तो शून्य निकालने की अलग अलग विधियां भी होती हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं, 3t + 5 = 0। अब इसका मतलब t के स्थान पर मैं क्या रख दूं कि ये जो हमारा समीकरण है इसका वैल्यू 0 हो जाए, तो इसमें हम 3t = 5 को उधर ले जाएंगे -5,
t इक्वल टू -5 और 3 को इधर लाएंगे बटे 3, यानी t की जगह पे अगर -5/3 रखें तो हमारा इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। ऐसे इसको भी सॉल्व करेंगे, अभी इसमें आगे पता चलेगा। तो इस तरह से जो शून्यक होते हैं उनको निकाला जाता है। अब देखिए शून्यक हमने देखा कि क्या होता है। अब जैसे मान लिया कहीं लिखा 3t² + 5t + 2। अब इसके जो शून्यक होंगे, देखिए हर समीकरण या हर बीजीय व्यंजक जो बहुपद है उसमें शून्यकों की संख्या उसके चर के सबसे बड़े घात के बराबर होती है। जैसे यहाँ एक बहुपद है, इसमें चर t है, t का सबसे बड़ा घात 2 है, तो इसका मतलब इस समीकरण के जो शून्यक मिलेंगे वो 2 शून्यक मिलेंगे। अगर उनको हम सिंबलाइज करना हो तो अल्फा बीटा से सिंबलाइज कर सकते हैं, अर्थात जो इसके दोनों शून्यक हैं वो अल्फा बीटा होंगे। अगर कोई त्रिघातीय बहुपद है 7x³ + 8x² + 5x, या स्क्वायर है ही नहीं है +8, तो भले ही स्क्वायर नहीं है लेकिन x की सबसे बड़ी घात 3 है, तो इसमें 3 बहुपद मिलेंगे, 3 शून्यक मिलेंगे, जिसको हम सिंबलाइज करेंगे तो अल्फा बीटा गामा से सिंबलाइज कर सकते हैं। तो इस तरह से ऐसे 4 है तो 4 बहुपद 4 शून्यक मिलेंगे अगर सबसे बड़ी घात 4 है। अगर सबसे बड़ी घात केवल 1 है तो इसका मतलब x की वैल्यू 1 ही ऐसी मिलेगी जिस पर उस समीकरण का मान 0 होगा। तो इस तरह से जो है हम कह सकते हैं कि जो समीकरण या बीजीय व्यंजक होता है या बहुपद होता है उसमें जो चर राशि की सबसे बड़ी घात होती है उतने ही शून्यक हमें उस समीकरण से प्राप्त होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और सवाल समझते हैं। चलिए सवाल देखते हैं, एक चीज और देख लेते हैं उसके बाद सवाल देखते हैं कि जैसे हमने अभी आपको तुरंत बताया है कि जितनी घात होगी उतने शून्यक होंगे, तो इन शून्यकों के बीच, शून्यकों और गुणांकों के बीच एक संबंध होता है, उसको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो द्विघात बहुपद होता है, द्विघात, त्रिघात या एक घात, या इसको हम कह सकते हैं रैखिक बहुपद, इन सब बहुपदों को हम ax + b या ax² + bx + c या ax² + ax³ + bx² + cx + d, जो मानक समीकरण है वो हमारा यही होता है। जैसे रैखिक बहुपद का जो मानक समीकरण है वो ax + b है, द्विघात का ax² + bx + c, त्रिघात का ऐसे आगे चलता जाता है। तो ये हमारा x है, x के साथ a जो है ये गुणांक है और हमारा अचरराशि भी है। यहाँ x² का गुणांक a, x का गुणांक b और अचरराशि c है। और यहाँ त्रिघात में x³ का जो गुणांक है वो a है, x² का गुणांक b, c का x का गुणांक c और अचरराशि d है। और इस प्रकार हम अगर देखें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही हमें शून्यक प्राप्त होगा, लेकिन इसमें 2 शून्यक यानी अल्फा बीटा, इस वाले समीकरण में इसमें 3 शून्यक अल्फा बीटा और गामा 3 प्राप्त हुए। तो इन शून्यकों और इन गुणांकों के मध्य संबंध होता है। जैसे शून्यकों का योगफल, पहले द्विघात समीकरण के लिए देखते हैं, शून्यकों का योगफल जो होता है वो होता है -b/, शून्यकों का योगफल क्या होता है -b/, और शून्यकों का गुणनफल होता है c/। बात समझ में आया? इसी प्रकार त्रिघात बहुपद के लिए देख सकते हैं कि त्रिघात बहुपद के लिए 3 शून्यक होंगे अल्फा बीटा और गामा, तो शून्यकों का योगफल जो होता है वो -b/, शून्यकों का क्रमानुसार अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, ये होता है c/, और शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो होता है -b/। इसी तरह से आगे की जितनी भी चतुर्घात, पंचघात सबके लिए होता है। अब आगे सवाल देखते हैं, यहां तक समझ में आ गया होगा, आशा है। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों एवं गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। सवाल है, जैसे x², पहला है x² - 2x - 8, x² - 2x - 8। अब इसमें हमें पहले तो इस बहुपद के शून्यक ज्ञात करने हैं, शून्य का मतलब अल्फा और बीटा ज्ञात करना है, क्योंकि सबसे बड़ी घात 2 है तो 2 ही शून्यक होंगे।
उनका मानक रूप होगा अल्फा और बीटा। तो दोनों शून्य ज्ञात करने हैं, फिर शून्यकों के बीच जो संबंध होता है अर्थात अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए और अल्फा गुणे बीटा इक्वल टू सी अपान ए, इसको हमें सब इसको जांच लेना है कि क्या ये सत्य है अथवा नहीं। तो सबसे पहले शून्य ज्ञात करते हैं। शून्य ज्ञात करने के लिए हम जो समीकरण दिया है उसका मानक रूप जो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करेंगे और तुलना करके देखेंगे कि ए हमारा क्या है और सी हमारा क्या है। यहाँ ए हमारा 1 है और सी हमारा -8 है, या ओनली 8 अभी समझते हैं। इन दोनों को गुणा कर लेते हैं और जो गुणनफल आता है उसको ऐसे गुणनखंडों में तोड़ते हैं जिसको अगर यहाँ माइनस है तो घटाने पर बी हमको प्राप्त होना चाहिए और अगर यहाँ प्लस होता तो जोड़कर हमें बी प्राप्त होना चाहिए। जैसे 8 हमारा आ गया, 8 को हम अगर गुणनखंड के रूप में तो 2 दूनी 4 दूनी 8, अब आज गुणनखंड हो गया। अब इसको ऐसे क्रम में व्यवस्थित करना है दो संख्याओं के रूप में कि घटाने पर 2 प्राप्त हो। तो 2 दूनी 4 और 1 2, यानी 4 दूनी 8 होता है और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा हमारा। तो इसी को हमें अर्थात अब हमें पूरा समीकरण वैसे लिख लेना है, बस खाली बीच वाले पद को एक्स भी वैसे लिख लेना है। अर्थात इस 2 को क्या लिख देना है 4 - 2, 4 में से 2 गया तो 2 आएगा। अब इसको इस ब्रैकेट को खोल लेना है तो -4x माइनस का मल्टीप्लाई और x तो -4x माइनस माइनस प्लस 2x और -8। इन दोनों में x कॉमन है, x -4 बच जाएगा और इन दोनों में 2 कॉमन है, x -4 बच जाएगा। फिर पूरे समीकरण में x -4 और x -4 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 2। अब क्योंकि x की वह वैल्यू हमें ज्ञात करनी है जिसको रखने पर 0 आए, अर्थात ये गुणा के रूप में आ गया। अब या तो ये या तो या तो दोनों ही 0 होगा तभी हमारा इसका वैल्यू 0 होगा। एक बार x -4 इक्वल टू 0 रखेंगे तो x बराबर 4 आ जाएगा, एक बार x प्लस 2 इक्वल टू 0 रखेंगे x बराबर -2 आ गया। ये हमारे शून्य आ गए, इसको हम एक को अल्फा मानेंगे और एक को बीटा। अब हम इस जो हमारा ये शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध है इसको इसमें रख के चेक करेंगे कि क्या मेरा सही है कि नहीं। तो पहला हम रखते हैं अल्फा धन बीटा बराबर -b अपान 8। अल्फा का मान आया हमारा 4 और बीटा का मान आया है -2 और माइनस बी हमारा है -2 और ए हमारा है 1। अब 4 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो -2 इक्वल टू माइनस प्लस 2 अपान 1 इक्वल टू 2। 4 में से 2 गया 2 बराबर, अर्थात यल या एस इक्वल टू आर या एस, अर्थात ये सत्य हो गया पहला। दूसरा चेक करेंगे अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपान ए। अल्फा हमारा है 4 मल्टीप्लाइड बाई -2, सी हमारा है कितना -8 अपान 1, ए हमारा 1 है तो 4 2 जा 8 -8 इक्वल टू -8। यहाँ भी यल एच एस इक्वल टू आर एच एस हमारा आ गया। इसका मतलब कि जो ये संबंध है वो सत्य है। यही हमें करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग 1/4 तथा गुणनफल -1 है। एक बार सवाल देख लें कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं लिखा हुआ है। -1 है, ठीक है, सही। अर्थात इसमें दिया गया है शून्यकों का योग का मतलब अल्फा धन बीटा इक्वल टू 1/4। चलिए देखिए, अल्फा धन बीटा अर्थात शून्यकों का योग दिया है और शून्यकों का गुणनफल दिया है -1। अब अगर योग और गुणनफल दिया हो तो एक सिंपल सा फार्मूला होता है द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा धन बीटा एक्स और प्लस अल्फा गुणे बीटा। इसी फार्मूला में हमें योगफल और गुणनफल को रख देना है, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा धन बीटा क्या होता है 1/4 दिया है और ये है -1, अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स -1। अब यहाँ 1/4 है, इसको सही क्रम में कर लेते हैं। 1/4 कॉमन ले लेते हैं। 1/4 कॉमन लेंगे तो यहाँ 4x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ x हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4। अब देखिए 1/4 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 4 जो हमारा बहुपद है वो तो यही है मेन। और जो शून्य का आएंगे, जो इसके शून्य का आएंगे, अगर 1/4 को रख के भी हम निकालेंगे तब भी शून्य हमारा वही आएगा। इसलिए जो हम कह सकते हैं कि 4x स्क्वायर माइनस 4 ये हमारा अभीष्ट बहुपद होगा जिसकी हमें जरूरत है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। px बराबर x³ - 3x² + 5x - 3 dx बराबर x² - 2।
और कहा टी एक्स को जी एक्स से भाग दीजिए, अर्थात इस बहुपद को इस बहुपद से भाग देना है। तो जैसे हम भाग देते हैं उसी क्रम में इसको भी नोट कर लेंगे इस प्रकार से। भाग देने के लिए जो चर राशियां है उन्हीं पर हम विशेष ध्यान देते हैं। जैसे हमारा यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स क्यूब है, तो एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब बनाने के लिए हमें कितने का गुणा करना पड़ेगा? एक्स का गुणा करना पड़ेगा। तो अब इस एक्स का गुणा दोनों पदों में करके यहाँ लिख लेते हैं। एक्स का क्यूब एक्स स्क्वायर में होगा तो एक्स क्यूब, माइनस 2 का एक्स में होगा तो 2x हो जाएगा। सजातीय पदों को एक साथ लिखेंगे, जैसे एक्स क्यूब आया तो हमारा एक्स क्यूब के नीचे लिखेंगे, एक्स आया तो एक्स वाले पद के नीचे लिखेंगे, और पुनः जैसे हम भाग में घटाते हैं तो यहाँ भी घटा लेंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस, घटाने में चिन्ह बदल जाता है। एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब गया कैंसिल आउट, मतलब यहाँ 0 हो गया, और 5 अब यहाँ देखिए इसके नीचे कुछ नहीं 0 है तो ये हो जाएगा -3x², और ये दोनों प्लस हो, पॉजिटिव हो गया प्लस हो गया तो जोड़ लेंगे -3। अब पुनः एक्स स्क्वायर को हमें बनाना है -3x², तो पहली बात तो -3 बार ले जाना पड़ेगा, और एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है तो इसके अलावा और नहीं ले जाना पड़ेगा। तो -3 का गुणा इसमें होगा तो -3x², फिर -3 का गुणा इसमें होगा -2 में तो माइनस माइनस प्लस, 3 2 जा 6। अब फिर घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये तो कैंसिल आउट, तो यहाँ बच जाएगा हमारा 7x -6 और 3 9। अब यहाँ दो घात है, यहाँ एक घात है, अर्थात अब इसके बाद भाग नहीं जाएगा बल्कि यही हमारा शेषफल हो जाएगा। ये हमारा भागफल है और ये हमारा शेषफल हो जाएगा। तो इस तरह से सवालों को हल करते हैं, आशा है समझ में आया होगा। इस चैप्टर के शेष सवाल नेक्स्ट वीडियो में अपलोड किया जाएगा। कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।